$78 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा भारत। भारत कतर से मौजूदा कीमतों से कम दरों पर 2048 तक एलएनजी आयात बढ़ाने के लिए $78 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह के मौके पर प्रति वर्ष 75 लाख टन के आयात को बढ़ाने के लिए कतर एनर्जी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। कतर के ऊर्जा मंत्री और कतर एनर्जी के शीर्ष अधिकारी यहां आईईडब्ल्यू में हिस्सा ले रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कीमतें मौजूदा कीमत से काफी कम होंगी। सूत्रों ने बताया कि पेट्रोनेट वर्तमान में 2 अनुबंधों के तहत कतर से प्रति वर्ष 85 लाख टन एलएनजी का आयात करता है। पहला 25 वर्षीय समझौता 2028 में समाप्त होना है और अब इसे 20 अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। 10 लाख टन प्रति वर्ष का दूसरा समझौता 2015 में हुआ था, उस पर अलग से बातचीत की जाएगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य से वह प्राकृतिक गैस को एक बदलाव के लिए उपयुक्त ईंधन के रूप में देखता है। पीएम विश्वकर्मा योजना में सुनहरा अवसर। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की। इस योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यापारों को जोड़ा गया और इनसे जुड़े लोगों को लाभ दिए जा रहे हैं जो पत्थर तोड़ने वाले हैं। आप हथौड़ा और टूल किट निर्माता हैं, राजमिस्त्री हैं, नाव निर्माता हैं, लोहार हैं, जो लोग ताला बनाने वाले हैं, नाई हैं, मालाकार और धोबी हैं, तो आप पात्र हैं। इसके अलावा वो लोग भी योजना के लिए पात्र हैं। पत्थर तराशने वाले, फिशिंग नेट निर्माता और टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले लोग, अगर आप मोची, जूता बनाने वाले कारीगर हैं और दर्जी हैं, अगर आप गुड़िया और खिलौना निर्माता हैं, तो आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो लोग इस विश्वकर्मा योजना से जुड़ते हैं, उन्हें कई तरह के आर्थिक लाभ योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसमें योजना से जुड़ने पर पहले तो लाभार्थियों को टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद भी लाभार्थियों को आधुनिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें अंतर्गत उन्हें रोजाना 500 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है। उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। कई दशक बाद यूसीसी धरातल पर उतरेगी। समान नागरिक संहिता की कानूनी जंग लड़ने वाले अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड में यह ऐतिहासिक काम होगा। यह देश के लिए नजीर बनेगा और संविधान निर्माता यही चाहते थे। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति महिला पुरुष के भेदभाव का विरोध करती है। दुर्भाग्यवश भारत में आज भी बहुत सारी कुरीतियां जारी हैं। कुछ कुप्रथाओं के खिलाफ कानून बने, लेकिन अब भी समाज कई ऐसी कुरीतियां विद्यमान हैं जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। ऐसे हुई यूसीसी की पहल। 1962 में जनसंघ ने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार विधेयक वापस लेने की बात कही। इसके बाद जनसंघ ने 1967 के उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए एक समान कानून की वकालत की। 1971 में भी वादा दोहराया। हालांकि 1977 और 1980 में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। 1991 में देश में 10वां मध्यावधि चुनाव हुआ। इस बार भाजपा को और लाभ हुआ। उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई। इन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, धारा 370 के मुद्दों को जमकर उठाया। यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू हो सकता है। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह ब्लास्ट के बाद आग लग गई। हादसे में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की सूचना है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में मगरदा रोड स्थित बैरागढ़ रेहटा में पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट होने लगे। ब्लास्ट इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों को भी उन्होंने हिला दिया। आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। 11 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि सीएमएचओ ने की। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 90 से अधिक घायल हैं। 17 गंभीर घायलों को इलाज के लिए इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम भेजा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा ब्लास्ट को लेकर आपात बैठक बुलाई। साथ ही मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को हरदा रवाना होने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिवार की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।
उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। वहीं आसपास के 7 जिलों से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हरदा पहुंच गई है। 15 फरवरी को ज्ञानवापी की अगली तारीख। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की मांग के मामले में जिला जज की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी को नियत किया। जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से मामले में आपत्ति जताई गई। कहा गया कि तहखाने में सर्वे कराने से मस्जिद को क्षति पहुंचेगी। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद हाई कोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई के कारण सभी पक्षकारों की सहमति से 15 फरवरी को अगली तारीख तय की। बता दें कि प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत में आवेदन देकर ज्ञानवापी के बंद तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग की गई है। यह आवेदन मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दाखिल किया है। ऊर्जा क्षेत्र में 67 अरब डॉलर का निवेश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत में अगले 5 से 6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में करीब 67 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैश्विक निवेशकों को भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी किया। पीएम मोदी ने मंगलवार को गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ रही है और हाल ही में आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। देश जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने वैश्विक कंपनियों को भारत के ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि देश को 2030 तक अपनी रिफाइनिंग क्षमता 254 MMTPA से बढ़ाकर 450 MMTPA करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। ईडी के छापे बदले की राजनीति, टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की कार्रवाई को प्रतिशोध की राजनीति बताया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि राज्य के बकाया के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये छापेमारी हो रही है। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा हताशा में ऐसे कदम उठा रही है। ईडी ने मंगलवार सुबह मनरेगा धन आवंटन में कथित हेराफेरी के संबंध में कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई। टीएमसी के वरिष्ठ नेता शशि पांजा ने आरोप लगाया कि यह राज्य का बकाया दिए जाने की मांग से जनता और मीडिया का ध्यान हटाने की कोशिश है। यह बदले की राजनीति का साफ उदाहरण है। टीएमसी के आरोपों पर बंगाल भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने टीएमसी के आरोपों को निराधार बताया और टीएमसी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भाजपा नेता समीक भट्टाचार्य ने कहा, हकीकत यह है कि टीएमसी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और लगभग पार्टी का हर नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहा है। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर बड़ा ऐलान। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नए साल का तोहफा दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी गई है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि इसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि वैकेंसी बड़ी संख्या में आएगी। तीसरे चरण के लिए 10 से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा होगी। इस बार 1 से 5, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा तक के शिक्षक पद पर भी वैकेंसी निकली है। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो नियम और अर्हता थे वह इसमें भी लागू रहेंगे। साथ ही अध्यक्ष ने यह भी कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले पर पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है। डिजिटल विज्ञापनों को लेकर बनेगी नीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस समय देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। देश की मीडिया को इन कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मीडिया को अब तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर देश निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। डीएनपीए के दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज के तकनीकी युग में फर्जी और अप्रमाणित समाचारों से बचने की आवश्यकता है। गोवा को मिली 1330 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र देश के विकास में बेहद अहम है। भारत पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, साथ ही तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है। हम दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आयात करते हैं। चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी मार्केट हमारा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमारा ही चौथा सबसे बड़ा है। आज देश में दोपहिया वाहनों और कारों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। ईवी की मांग भी बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 2045 तक ऊर्जा की मांग दोगुनी हो जाएगी।